बीता एक हफ्ता भारत और कनाडा के संबंधों के लिए नासूर साबित हुआ है। पिछले हफ्ते 3 ऐसी घटनाएं हुई जिनसे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। कौन सी है ये घटनाएं? नोट करिएगा। पहली घटना 30 अक्टूबर 2024 की है। इस दिन कनाडा की सरकार ने नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-26 की रिपोर्ट साझा की। इस रिपोर्ट में कनाडा ने भारत को साइबर एडवाइजरी लिस्ट में डाल दिया है, माने ऐसे देश जिनसे साइबर अटैक का खतरा हो। रिपोर्ट में यह भी कहा कि भारत सरकार उन पर जासूसी करवा सकती है। कनाडा की इस लिस्ट में चीन, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल है। अब इसमें भारत का नाम भी जुड़ गया है। दूसरी घटना 2 नवंबर 2024 की है। इस दिन भारत ने कनाडा पर आरोप लगाया कि कनाडा भारत के डिप्लोमैट्स पर वीडियो और ऑडियो के जरिए निगरानी रख रहा है। और तीसरी घटना 3 नवंबर की है। इस दिन कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर में लोगों पर हमला हुआ। हमला उस समय हुआ जब कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी मंदिर में गए थे। इस हमले का आरोप कथित तौर पर खालिस्तान समर्थकों पर लगे। भारत ने हमले की निंदा की और हमलावरों पर एक्शन की मांग की। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी हमले की निंदा तो कर दी, लेकिन किसी गिरफ्तारी का जिक्र नहीं किया। मंदिर पर हुए हमले के बाद दोनों देशों के रिश्ते और तनावपूर्ण हो गए हैं। तो आज के शो में हम समझेंगे कनाडा के मंदिर पर हुए हमले की पूरी कहानी क्या है, कनाडा के भारत को साइबर एडवाइजरी लिस्ट में डालने से क्या असर पड़ेगा और कनाडा में भारत के डिप्लोमैट्स पर कैसे निगरानी रखी जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा भारत कनाडा विवाद की। Brought to you by Tata Tea Agni, Haier and ITEL। सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। कनाडा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में बसा है। ये 3 तरफ से समंदर से घिरा है। उत्तर में आर्कटिक, पूर्व में अटलांटिक और पश्चिम में प्रशांत महासागर, जबकि दक्षिणी सीमा अमेरिका से लगती है। कनाडा आकार में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आबादी लगभग 3 करोड़ 90 लाख। लगभग 65% लोग ईसाई हैं। 26% जनता किसी धर्म को नहीं मानती। बाकी में दूसरे धर्मों के लोग आते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, साथ ही साथ संवैधानिक राजशाही भी चलती है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होते हैं। उनका चुनाव जनता के वोट से होता है। 2015 से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। वहीं हेड ऑफ द स्टेट का पद ब्रिटिश मोनार्क के पास रहता है, यानी जो कोई ब्रिटेन का राजा या रानी होता है वही कनाडा के भी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। फिलहाल इस पद पर किंग चार्ल्स तृतीय बैठे हुए हैं। ये तो हुई बेसिक बातें। अब आते हैं भारत कनाडा विवाद पर। ये जो हालिया तनाव है ये शुरू तो हुआ था सितंबर 2023 से, जब कनाडा की सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया। इस घटना को बीते 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा। पर ऐसा नहीं है कि सितंबर 2023 से ही भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हुए हैं। साल 2015 में जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होने लगी हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। साल 2016 में जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि मेरी सरकार में मोदी सरकार से ज्यादा सिख हैं। इसे गैर जरूरी बयानबाजी के तौर पर देखा गया, लेकिन यह ट्रूडो के निजी राजनीति के लिए फायदेमंद था। दरअसल कनाडा में सिखों की आबादी लगभग 8 लाख है। ये कुल जनसंख्या का 2% है। इसकी तुलना में संसद में उनका प्रतिनिधित्व 4% है। वे किसी भी सरकार को बनाने बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। फरवरी 2018 में जस्टिन ट्रूडो 8 दिनों के भारत दौरे पर आए। उनके दफ्तर की तरफ से 423 मेहमानों की लिस्ट जारी हुई। उनको अलग अलग कार्यक्रमों में बुलाया जा रहा था। इस लिस्ट में एक नाम जसपाल अटवाल का भी था। वो एक भारतीय मंत्री की हत्या की साजिश में शामिल रह चुका था। उस मामले में उसको सजा भी हुई थी। भारत ने अटवाल के न्योते का विरोध किया। जस्टिन ट्रूडो की उस समय की पत्नी सोफी ट्रूडो ने अटवाल के साथ फोटो भी ली थी, जिसके बाद विवाद और भड़क गया था। इस घटना के 2 साल बाद 2020 में ट्रूडो ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर बयान दिया। इस पर भारत ने नाराजगी जताई, कहा यह हमारा आंतरिक मामला है। फिर आया साल 2023। 18 जून को वैंकूवर में एक गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF का मास्टरमाइंड था। KTF पर पंजाब में आतंकवाद बढ़ाने और टारगेटेड किलिंग्स के आरोप लगे हैं। इसको भारत ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। निज्जर कुछ सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों में से था।
भारत में हुए कई हत्याओं में भी उसका नाम जुड़ता था। इसके बाद सितंबर 2023 में ट्रूडो ने कनाडा की संसद में भारत सरकार पर आरोप लगाया। कहा, इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स शामिल हैं। सुनिए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इसी के बाद से दोनों देशों के रिश्ते खराब होने शुरू हुए। उसके बाद से क्या क्या हुआ, पॉइंट दर पॉइंट जानते हैं। कनाडा सरकार ने एक भारतीय डिप्लोमेट को देश छोड़ने के लिए कहा। भारत ने भी एक डिप्लोमेट को निकाला, फिर कनाडा का वीजा बैन किया। 18 अक्टूबर को कनाडा ने भारत के हाई कमिश्नर और कुछ सीनियर डिप्लोमेट्स को एक केस में संदिग्ध बताया। भारत ने आरोपों को नकारा। इसके महज 12 दिन बाद कनाडा की सरकार ने नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-26 की रिपोर्ट साझा की। इसमें भारत को साइबर एडवाइजरी लिस्ट में डाल दिया गया, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। अब सवाल यह है कि क्या होती है ये रिपोर्ट। कनाडा की सरकार हर साल ये रिपोर्ट निकालती है। इसमें बताया जाता है कि किस देश से कनाडा को साइबर अटैक का खतरा है। अब इस रिपोर्ट में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि भारत नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल कर ऐसा हमला करवा सकता है। रिपोर्ट में एक प्रो इंडियन एक्टिविस्ट ग्रुप का जिक्र है। कहा गया कि जब भारत पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या के आरोप लगे थे तो इस ग्रुप ने कनाडाई वेबसाइट्स पर कुछ हमले किए थे। फाइव आइज कंट्रीज ने भी इन खतरों से अवगत करवाया। कनाडा फाइव आइज देशों के साथ मिलकर खतरों को ट्रैक कर रहा है। कनाडा इससे पहले भी ये रिपोर्ट साझा करता आया है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि इस लिस्ट में भारत का नाम जोड़ा गया। इसे और विस्तार से समझने के लिए एक्सपर्ट कॉर्नर का रुख करते हैं। हमने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रैटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्रा से पूछा, इस लिस्ट में भारत का नाम जोड़ना कितनी बड़ी बात है? इससे दोनों देशों के रिश्ते पर कैसा असर पड़ेगा? देखिए, एक सियासी मुद्दा, पॉलिटिकल मुद्दा है ये। और कनाडा में ये आप पिछले 2 साल से देखेंगे कि एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है भारत को थ्रेट और एक्सटर्नल थ्रेट दिखाना, और ये उनके पॉलिटिक्स में फीड इन करता है। क्योंकि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, आप देखेंगे जगमीत सिंह की पार्टी वापस आ गई है सपोर्ट करने के लिए ट्रूडो के लिबरल पार्टी को। तो ये साइबर अटैक का जो मामला है, आप देखेंगे चाइना जो कि नंबर 1 थ्रेट है कनाडा का, और काफी सारे पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशंस में चाइना लीड ऑब्जेक्ट है वहां पे कनाडा में। और इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे जैसे कि ट्रूडो गवर्नमेंट इस पे जीरो इन कर रही है, जैसे जैसे उनके सपोर्ट कम होते जा रहे हैं, उन्होंने इंडिया को हाइफनेट कर दिया चाइना के साथ, और एक साइबर थ्रेट के नाम से घोषित कर दिया है। तो ये एक पॉलिटिकल मूव है। इंडिया साइबर थ्रेट कहीं के लिए तो ऐसा कुछ तो है नहीं, क्योंकि आप इंडिया को देखें, ये खुद ही एक विक्टिम है, साइबर थ्रेट के विक्टिम्स में माने जाते हैं। हमारे एयरप्लेन फ्लाइट पे कितने सारे जो अटैक्स और थ्रेट्स आते हैं। तो ऐसा एक कोऑर्डिनेटेड साजिश है जो कि साइबर थ्रेट और इंस्टीट्यूशनल बनाने की कोशिश की जा रही है वहाँ कनाडा में, कि एक इंस्टीट्यूशनली एक थ्रेट मान ले, ताकि हम एक पावर से दूसरे पावर जाएं। अगर कल कोई दूसरी पार्टी आती है तो वो भी शायद भारत को ऐसे ही देखे, इसकी तरफ से ऐसे करने की कोशिश की जा रही है। 2 नवंबर 2024 को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कनाडा में मौजूद हमारे डिप्लोमेट्स की निगरानी रखी जा रही है, उनके बातचीत में सेंध लगाई जा रही है और उन पर वीडियो और ऑडियो के जरिए नजर रखी जा रही है। इस पर भारत ने गहरी चिंता जाहिर की और अपना विरोध भी दर्ज करवाया। सुनिए। Some of our consular officials were recently informed by the Canadian government that they have been and continued to be under audio and video surveillance. Their communications have also been intercepted. We have formally protested to the Canadian government as we deem these actions to be a flagrant violation of relevant diplomatic and consular conventions. हमने एक्सपर्ट से ही समझा कि भारत के डिप्लोमेट्स पर निगरानी रखना कितनी बड़ी घटना है। भारत इसका जवाब कैसे दे सकता है? बहुत बड़ी घटना है। मेरे ख्याल से इंडिया, अगर ये रिलेशनशिप अब जैसा लग रहा है कि ऑफ रैम्प मुश्किल है, ये एस्केलेट करना चाह रहे हैं और ये एक ज़बरदस्ती एक डायरेक्शन में कनाडा इस रिलेशनशिप को एक स्पाइरल की तरफ ले जा रहा है।
अगर ये एस्केलेट होता है तो भारत इज वेल विद इन इट्स राइट्स कि इस एक डिप्लोमैट्स की निगरानी वगैरह को आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डाल दीजिए, क्योंकि ये जो है इंटरनेशनली चैलेंज किया जा सकता है। ये वियना कन्वेंशन की वायलेशंस इसमें हो सकते हैं, कई चीजें हैं। तो इसका एक जो है लीगल प्रोसीजर इनिशिएट कर देना चाहिए भारत को, क्योंकि आप देखेंगे कि एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है इसको स्पाइरल की तरफ ले जाने के लिए। 3 नवंबर को कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ। हमले के वक्त कुछ इंडियन डिप्लोमैट्स मंदिर गए हुए थे। इस हमले के आरोप खालिस्तानी समर्थकों पर लगे हैं। ट्रूडो ने इस हमले की निंदा तो की, लेकिन न ही किसी गिरफ्तारी का जिक्र किया और न ही किसी संगठन का नाम लिया। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने इस हमले पर प्रतिक्रिया दी है। उच्चायोग ने कहा, हमने 3 नवंबर को टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के साथ मिलकर कैंप का आयोजन किया था। इसमें भारत विरोधी लोगों ने हिस्सा लिया। इस तरह का हंगामा होना बहुत निराशाजनक है। भारत सरकार ने भी हमले की निंदा की है। कहा कि हमलावरों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। सभी धार्मिक जगहों की हिफाजत होनी चाहिए। इस घटना के बाद हम कनाडा में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कनाडा के विपक्षी नेताओं ने भी हिंदू मंदिर पर हमले की निंदा की है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पॉलिवेयर कनाडा के नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने एक्स पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि कनाडा में सभी को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। ट्रूडो सरकार पर हमलावर रहने वाले पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के नेता मैक्सिम ने हमले का वीडियो शेयर करते हुए हमले की निंदा की। हमने जानकार से पूछा कि कनाडा में इससे पहले भी हिंदू मंदिरों पर हमले होते रहे, लेकिन कभी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। इस बार भी ट्रूडो ने नरम लहजे में हमले की निंदा की है। वो ऐसी घटनाओं पर कठोर कदम आखिर क्यों नहीं उठाते? देखिए, मंदिर पे अटैक कल हमने देखा कि ब्रैम्पटन में खुलेआम खालिस्तानियों ने आकर मंदिर के प्रेमिसेस में घुसकर जो है हिंदुओं पे अटैक किया है। जो नॉन सिख लोग हैं वहाँ उन पे अटैक किया है। और वायलेंस मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि खुलेआम खालिस्तानी फ्लैग से जो मंदिर के प्रेमिसेस में मारा जा रहा है लोगों को। और हम इसमें ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है, क्योंकि पूरी जो नॉन सिख कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी है वो एक आप उसको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मंदिर जैसे ऐसे जगह में प्रेमिसेस में आप घुसकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो इसको डिप्लोमेटिकली तो भारत ऑब्वियसली स्केल अप करेगा ही, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये देखना चाहिए और कैनेडियन ऑपोजिशन को ये देखना चाहिए। हमने बस पियर पॉलिवेयर से एक क्रिटिसिज्म की ट्वीट सुनी, लेकिन उन पे एक खासा प्रेशर डालना चाहिए लिबरल पार्टी पे कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये जो है आप इट रन्स अगेंस्ट कैनेडाज फ्री एंड ओपन सोसाइटी। कहते हैं कि हम बहुत इंक्लूसिव हैं, डिवर्स हैं, तो आपकी डिवर्सिटी कहाँ जा रही है? और अगर इसको स्केल इन नहीं किया गया तो अगले 5 साल में एक फ्रैक्चर्ड सोसाइटी कनाडा में हो जाएगी और उसके जिम्मेदार खालिस्तानी सपोर्टर्स ही होंगे। कनाडा के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और अब बढ़ते हैं अमेरिका की तरफ, जहां राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के लिए कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। 5 नवंबर को यहां वोटिंग होनी है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच मुकाबला है। मामला यहां इतना करीब बताया जा रहा है कि दोनों उम्मीदवारों ने अपना ध्यान स्विंग स्टेट्स पर लगाया हुआ है। स्विंग स्टेट्स वो स्टेट होते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव की नियति तय करते हैं। अमेरिका में ऐसे 50 स्टेट हैं। यहाँ जनसंख्या के हिसाब से इलेक्टर्स की अलग अलग संख्या तय की गई है। यही इलेक्टर्स अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव तय करते हैं। किसी भी स्टेट में मेजॉरिटी वोट जिस पार्टी को जाता है, वहां के पूरे इलेक्टोरल वोट उस पार्टी के हो जाते हैं। इस पर हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में विस्तार से बात की है। अगर आप जानने में इच्छुक हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल जानते हैं कि दोनों उम्मीदवार कहां कैंपेन कर रहे हैं। कमला हैरिस ने मिशिगन में कई रैलियां की। हालिया सर्वे में ट्रंप मिशिगन में लीड कर रहे हैं। मिशिगन में देश के अरब अमेरिकियों की सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ पर गाजा में चल रही जंग बहुत बड़ा मुद्दा है और अरब अमेरिकी लोग गाजा जंग को लेकर बाइडेन सरकार की नीतियों से नाराज हैं। मिशिगन की एक रैली में हैरिस ने अपने संबोधन का शुरुआत ही गाजा जंग के मुद्दे से किया। सुनिए। And as president, I will do everything in my power to end the war in Gaza. To bring home the hostages
end the suffering in Gaza, ensure Israel is secure, and ensure the Palestinian people can realize their right to dignity, freedom, security, and self-determination. दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पिछले दिनों पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में नजर आए। इन सभी राज्यों में इस दफा टक्कर कांटे की है। नॉर्थ कैरोलिना में इमिग्रेशन या कहें अप्रवास का मुद्दा सबसे बड़ा है। ट्रंप इमिग्रेशन को लेकर मुखर रहे हैं। वो अप्रवासियों के डिपार्टेशन की बात करते हैं। ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना के एक रैली में इसको लेकर जनता से क्या वादा किया, आप खुद सुनिए। The day I take the oath of office, the migrant invasion ends and the restoration of our country begins. चुनाव के ठीक पिछले दिन यानी 4 नवंबर को भी दोनों उम्मीदवार स्विंग स्टेट्स में ही रैलियां करने वाले हैं। 4 नवंबर को कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया का रुख करेंगी, वहीं ट्रंप नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन में मौजूद रहेंगे। हमने अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से पूछा, चुनाव के आखिरी दिन दोनों उम्मीदवार स्विंग स्टेट्स में कैंपेन कर रहे हैं, दोनों उम्मीदवार वहां किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात, और ये जो स्विंग स्टेट का हम जिसे कहते हैं ना, क्रिस क्रॉसिंग द स्विंग स्टेट्स और काउंटी, जहां पे जा रहे हैं दोनों कैंडिडेट। में स्टार्ट करूंगा कमला हैरिस से, क्योंकि आज वो पूरा दिन पेंसिल्वेनिया में बिता रही है। 3 रैली कर रही है, बिग बड़ी रैलीज कर रही है पेंसिल्वेनिया में, एलेनटाउन में, फिलाडेल्फिया में और पिट्सबर्ग में। तीनों जगह, और अगर आप पेंसिल्वेनिया का मैप देखें तो दीज आर द 3 मेट्रोपॉलिटन एरियाज। अगर इसमें वो जीत जाती हैं, क्योंकि वहां पे जो पॉपुलेशन है ज्यादा है इस एरिया की, सबर्बन एरियाज की, सो शी कैन कैरी पेंसिल्वेनिया। इससे पहले हमने देखा था वो छोटे मोटे टाउन्स में भी गई थी, लेकिन शी इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन पेंसिल्वेनिया, क्योंकि वो चाहती हैं, वो जीतना चाहती है पेंसिल्वेनिया। हर किसी को ये पता है कि अगर पेंसिल्वेनिया वो हार गई तो वो चुनाव नहीं जीत सकती। डोनाल्ड ट्रंप ऑन द अदर हैंड, वो जा रहे हैं, नॉर्थ कैरोलिना जा रहे हैं, जॉर्जिया जा रहे हैं और पेंसिल्वेनिया जा रहे हैं। रीजन बीइंग, हालांकि जॉर्जिया में लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आसानी से जीत जाएंगे। नॉर्थ कैरोलिना थोड़ा बहुत पिछले 3 चुनावों से गढ़ बन चुका है। वहां आई थिंक कुछ 15 पॉइंट से जीते थे वो नॉर्थ कैरोलिना पिछले चुनाव में। तो मुझे लगता है कि ये इट इज जस्ट टू मेक श्योर कि वहां पे जब वो जाएं तो एक वोटर टर्नआउट की बात करेंगे। और जो दूसरा उसमें आपने एडिशनल सवाल पूछा था कि किस तरह के बातें करेंगे, देखिए ट्रंप ने कल कहा, और उनके क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स जो हम कह रहे थे उनमें से वही है कि आप ये सोचिए, जब आप अपना मतदान करने जाएंगे, आप ये सोचिए कि आप क्या 4 साल पहले जब मैं राष्ट्रपति था तब आपकी लाइफ अच्छी थी या अभी आपकी लाइफ अच्छी है। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें वो हाईलाइट कर रहे हैं इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, जॉब्स और बॉर्डर। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमला हैरिस ये कह रही है कि देखिए, हमें एक नया लीडरशिप चाहिए, हम आगे जाना चाहते हैं। और आप ये सोचिए कि क्या आप राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सरकार, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह की सरकार होगी, क्योंकि उनके जो 4 साल का रिकॉर्ड था 2016 से 20 का, उसमें काफी इंस्टीट्यूशंस पे और काफी चीजों पे ट्रंप ने एक तरह से एक्शन लिया था, रिस्ट्रिक्ट की थी चीजों को। तो वो रिमाइंड करा रही है वोटर्स को कि ट्रंप अब अगर आएंगे तो वो अनहिंज्ड होंगे, जिसका मतलब है कि कोई गार्ड रेल्स नहीं है उन्हें कंट्रोल करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट है। आई थिंक इट इज बिकमिंग मोर अबाउट, ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे 4 साल बहुत बेहतर थे, और कमला हैरिस कह रही है देखिए वो 4 साल बहुत बेकार थे और आप नहीं जाना चाहते हैं उन 4 साल में, तो मुझ पे ट्रस्ट कीजिए और वोट दीजिए। 5 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले अब तक करीब 8 करोड़ लोग अर्ली वोटिंग कर चुके हैं। अर्ली वोटिंग का सिस्टम 5 तारीख की असुविधा से बचने के लिए लाया गया, ताकि एक साथ भीड़ ना आ जाए। हमने रोहित शर्मा से पूछा कि अर्ली वोटिंग में किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है। देखिए, 2020 के चुनाव में मुझे याद है डोनाल्ड ट्रंप ने इतना तवज्जो मेल इन बैलेट्स में नहीं दिया था। वो बार बार कह रहे थे कि ये जो मेल इन बैलेट्स हैं, इसमें धांधली हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है। तो वो अपने समर्थकों को कह रहे थे कि आप इन पर्सन जाके वोट कीजिएगा। उस समय के आंकड़े हम अभी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कोविड था, लोग घर में रह रहे थे और डेमोक्रेट्स ने ओवरवेलमिंगली मेल इन बैलेट्स और अर्ली वोटिंग की थी। इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार इस तरह की बातें नहीं की है। इनफैक्ट वो खुद कह रहे हैं लोगों को जल्दी जाके वोट करके आ जाओ। थोड़े दिन पहले उन्होंने खुद ने कहा था कि शायद मैं भी अर्ली वोट कर दूं। हालांकि अब पता चला है कि वो कल ही वोट करेंगे फ्लोरिडा में। तो कंपटीशन जो है दोनों, और हम कैलिफोर्निया, टेक्सास की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बेटर ग्राउंड स्टेट्स की बात करेंगे, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना। यहाँ पे अगर आप देखें तो पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेट्स आगे हैं। जो भी टैली हुई है अभी तक मेल इन बैलेट्स, हम कह सकते हैं रिटर्न्ड मेल इन बैलेट्स। अब कोई हो सकता है कोई डेमोक्रेट है जिसने रिपब्लिकन के लिए वोट किया हो, लेकिन जब तक बैलेट खुलेंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन एक आंकड़ा जो सामने आ रहा है
उसमें ये आ रहा है कि डेमोक्रेट्स पेंसिल्वेनिया में तो करीब आगे चल रहे हैं, लेकिन जो एरिजोना जैसा स्टेट है, नॉर्थ कैरोलिना जैसा स्टेट है, मिशिगन जैसे स्टेट है, वहां पे रिपब्लिकन्स भी आगे चल रहे हैं मेल इन बैलेट्स और अर्ली वोटिंग को लेके। तो ये इसीलिए बार बार हम जो कह रहे हैं, और शायद हमारी ऑडियंस है जो परेशान हो गई सुन के कि कांटे की टक्कर है, टू क्लोज टू कॉल। और ये 2000 का जो चुनाव था, बुश वर्सेस गोर, उसकी याद दिला रहा है लोगों को कि हो सकता है कि एक स्टेट में आके जो है और एक काउंटी में आके जो है पूरा का पूरा चुनाव रुक जाए, और फिर हो सकता है कि रिकाउंटिंग हो, लॉ सूट्स हो, और ये भी हो सकता है कि सारे पोस्टर्स गलत थे और एक कैंडिडेट को बहुत आसानी से वो सारे स्टेट्स जीत जाए। तो देखना होगा। अब ऑनेस्टली इट्स लेस देन 24 आवर्स टू गो, और बहुत ही फैसिनेटिंग होने वाला है पूरा मामला। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। इन मसलों पर आप क्या राय रखते हैं, हमसे कमेंट में जरूर साझा करिएगा। आज का शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। शुक्रिया, शुभ रात्रि।